लेकिन सुशील पंडित जी आपकी किसी बात पे अपनी बात रखना चाहते हैं। पंडित जी जल्दी, फिर मैं दुबे साहब के पास जाऊंगा। जी धन्यवाद। इशू ये कतई नहीं है, क्योंकि इस समय कंस्टिट्यूएंट असेंबली के अख्तियार से बाहर आकर के कोई फैसला नहीं किया गया है। अनुच्छेद 370 बरकरार है संविधान में। उसके अंदर दिए गए प्रावधानों के अंदर जो भी फैसले किए गए उसके लिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली की कभी जरूरत नहीं पड़ी। कंस्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत अगर कुछ कानूनदां ये मानते हैं कि 370 हटाने के लिए जरूरी है, 370 हटाया नहीं गया है और 370 के अंदर जो भी तरमीम की गई उसके लिए कभी कंस्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत नहीं पड़ी और आज भी नहीं पड़नी चाहिए। इसके लिए ये रेड हेरिंग इन्वेंट कर लेना कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली और असेंबली एक साथ हो सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो ये समझदानी का फेर नहीं है, ये चतुर सयाना होने वाली तरीका है। इस वक्त कंस्टिट्यूएंट असेंबली और असेंबली उसको रिप्लेस कर सकती है कि नहीं, ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि जो फैसले किए गए वो कानून सम्मत थे कि नहीं। क्या ये कानून सम्मत? आप एक मुद्दा इन्वेंट नहीं कर सकते। 370 इस वक्त संविधान में है, 370 इस वक्त संविधान में है, उसको हटाने का कोई मुद्दा नहीं है। उसके अंदर तरमीम का मुद्दा है और उस तरमीम के लिए कभी भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली नहीं जाया गया। आज तक जितने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हुए, क्या वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के सम्मति से हुए? कतई नहीं हुए। ये एक और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है जो जिस तरह होते आए हैं उसी तरह हुआ है। तो ये रेड हेरिंग इन्वेंट करना कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली अमेंडमेंट हुई है, मैन वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली की मर्जी से हुई है। उस वक्त कंस्टिट्यूएंट असेंबली अंडर सेशन थी 1915। उस वक्त कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी नहीं। 1958 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो गई। उस वक्त कंस्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी। आप फिर एक गलत बयानी कर रहे हैं। गलत बयानी आप कर रहे हैं। आप 63 की बात कर रहे हैं। 63 की नहीं, 53 की मैं बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी, जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी, जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी 58 के बाद जितने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हुए, क्या वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली की सहमति से हुए? कतई नहीं हुए। आप नहीं समझ पाओगे, इसको छोड़ो, आप आगे चलो और ठीक है। ठीक है, अगर आपको लगता है मुजफ्फर खान की अगर वो नहीं समझ पाएंगे नहीं, एक दूसरे की समझ पे जो जिस तरह आप सवाल उठा रहे हैं, अगर वो नहीं समझ पाएंगे, सबसे बड़ी अदालत के सर्वोच्च जज तो समझ सकते हैं ना। उनकी समझ पे तो कम से कम प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए। वो फैसला जो भी हो सकता है कि वो याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला कानूनी इशू है। नहीं, बिल्कुल कानूनी इशू है। उसका कोई वकील जवाब देगा। वो वकील साहब बैठे, वो दे सकते। डीके दुबे साहब, मैं इन कराना चाहता हूं। डीके दुबे साहब जी 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 बोलिए सर। देखिए, ऐसा है मुजफ्फर खान साहब और मैं, मुझे लगता है कि हम पूरी प्रोसीडिंग में जितनी देर प्रोसीडिंग चली उसमें रहे जी। और मुजफ्फर खान साहब जो कह रहे हैं ये आर्गुमेंट इनकी तरफ से था, लेकिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उसी समय क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि भी इसका मतलब तो ये हो गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो गई तो संविधान बंद हो गया, रिजेक्ट हो गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा साहब ऐसा ये आर्गुमेंट ठीक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंकरेंस में है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो गई तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास अब फुल पावर आती है कि उसको कंकरेंस की भी आवश्यकता नहीं है। और क्या प्रेसिडेंट उस पर डिसीजन ले सकता है, ये कोर्ट के सामने मूल प्रश्न है। दूसरी बात जो सुशील पंडित साहब कह रहे हैं और मुजफ्फर खान साहब आपस में आर्गुमेंट कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जिस समय पहला पास हुआ था, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर उठाकर देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के होते हुए भी सरकार ने वहां पर उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर कई कंकरेंस दी थी। तो फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मौजूदगी में क्यों सरकार ने उस पर असेंट दी थी, यह भी एक सवाल है। तो ये बहुत सारी एनोमलीज हैं जो कोर्ट के सामने अभी हैं। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस समय आर्गुमेंट होते समय भी एक बात साफ कर दी थी कि देखिए, इफ देयर इज मोर देन टू इंटरप्रिटेशन देन वी हैव टू डू एन इंटरप्रिटेशन इन फेवर ऑफ द नेशन। तो उन्होंने कहा था कि अगर नेशन सर्वाइव करेगा तो हम सब सर्वाइव करेंगे। और इसी समय चीफ जस्टिस ने खुद कहा था कि देखिए, अगर दो इंटरप्रिटेशन है तो मैं कहता हूं कि उसका नेशन के फेवर में इंटरप्रिटेशन क्यों नहीं होगा, अलगाववाद के पक्ष में क्यों होगा। ये उनका जो कमेंट था उस समय का, वो कमेंट अपने आप में बहुत कुछ कह रहा था। इसलिए मुझे लगता है कि जो दिशा है कोर्ट की, वो दिशा अपने आप में बिल्कुल क्लियर कर रही है, या आर्गुमेंट के समय पर भी जो हुआ
वो बहुत कुछ ये बता रहा था कि जो इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश हो रही है वो इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है। जो अभी ये इंटरप्रिटेशन की बात हम लोग कर रहे थे उस पे मैंने क्या कहना चाहते हैं? जो एक आखिरी कमेंट आपने सुप्रीम कोर्ट का याद दिलाया, उनकी टिप्पणी याद दिलाई, क्या 370 की वापसी भूल जाएं आपके मुताबिक? नहीं, उन्होंने हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि कोर्ट ने जब इंटरप्रिटेशन किया, जो देखो मैं पिछले सुशील पंडित जी भी इस बात को जानते हैं, हम पिछले 15 साल से आर्टिकल 370 पर काम कर रहे थे। आर्टिकल 370 का वो आर्गुमेंट जिसमें यह कहा गया है कि आर्टिकल 370 क्लॉज 1 में जो कहा गया है कि जम्मू कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इसका जवाब इन लोगों ने कहा कि भाई अगर नहीं होता तो क्यों लिखा गया होता। तो कोर्ट ने कहा कि यह इसलिए लिखा गया होगा कि ऐसा ना हो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया पर भी प्रहार कर दे, इसलिए फॉर द सेफ गार्ड यह लिखा गया। इसका मतलब यह नहीं है कि जम्मू कश्मीर कहीं और से आकर मिला या उसकी कोई दूसरी इंटरप्रिटेशन है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि कोर्ट भी इस बात को उस समय स्वीकार कर रही थी कि जम्मू कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अलावा मैं दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जानता। यह वहां कमेंट आया और उन्होंने कहा कि अगर कोई दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर का है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मातहत है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर अलग है इसलिए हम सब सेपरेट पावर रखते हैं। दूसरी बात यह आई कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सब बहस हो रही थी, तो बात यह आई कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इज द थिंग ऑफ पास्ट, कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक स्टेज थी और वो सभी स्टेट्स ने साइन किया था जितने 562 थी, तो ये जम्मू कश्मीर के लिए वो बाइंडिंग क्यों है? इसलिए कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन चल रहा था उसके अनुसार, अब जहां तक मैं समझ पा रहा हूं अपने अपने इंटरप्रिटेशन से, क्योंकि आर्गुमेंट दोनों साइड से हुए, मैं समझ पा रहा हूं कि आर्टिकल 370 के क्लॉज 2 और क्लॉज 3 इज द थिंग ऑफ पार्ट। आर्टिकल 370 आज भी जीवित है जैसा सुशील पंडित जी कह रहे हैं, और आर्टिकल 370 डाइल्यूट हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल, मैं सुशील पंडित साहब के पास जाऊंगा, उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेना है। लेकिन जो डीके दुबे साहब कह रहे हैं कि इतना विश्वास एक वकील के तौर पर, एक कानूनी जानकार के तौर पर उनको है अपने पक्ष से जो दलीलें रखी गई हैं उसकी तरफ, और क्या दूसरी तरफ यही अविश्वास है कि दलीलें हमारी कमजोर थीं और इसीलिए पहले से यह कहा जाने लगा है कि माननीय कोर्ट से यह अनुरोध है कि बीजेपी के एजेंडे को आगे ना बढ़ाया जाए, क्योंकि तर्कों की बिसात पे थोड़े से कमजोर वो खुद को भी मान रहे हैं और समझ भी रहे होंगे, क्योंकि बड़े बड़े कानूनी जानकार भी हैं और मुजफ्फर खान साहब भी हैं, वो भी कानून को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं।